वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। तो आज हमारे न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट की 11वीं क्लास है, यानी कि आज हम 11वां टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप ये मान करके चल सकते हैं कि जो हमारा पूरा सिलेबस है, सैनिक का जो नया सिलेबस रिवाइज होकर के आया है उसमें 23 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज हम 11वां करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 50% पर आज हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% पर आज हम पहुंच जाएंगे। हमारा आधा सिलेबस लगभग कवर हो चुका है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आज हम अपनी ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, 12वां टॉपिक है, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। 12, 13, 14 टॉपिक, ये जो आपके 3 टॉपिक्स हैं आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। उसके बाद आपकी बचेगी हिस्ट्री और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इस प्लेलिस्ट की 11वीं क्लास करने वाले हैं, यानी कि टॉपिक 11 करने वाले हैं। तो क्या है टॉपिक 11, इसको देखते हैं, समझते हैं। और अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सारी की सारी जो पीछे की क्लासेस हैं उनको देखिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए, नोट्स बनाइए, किताब में नोट्स बनाइए, चीजों को अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और अपना सिलेबस जो है उसको कवर कीजिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक 11। तो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक 11 और क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो ये है टॉपिक नंबर 11। ठीक है, एक मिनट, जरा ये फिर से रेड हो रहा है तो इसको पहले तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, और इसी के अंदर हमको पढ़ना है लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये समझते हैं। ग्रास रूट का मतलब होता है जो जमीनी स्तर पे चीजें होती हैं उनको ग्रास रूट कहा जाता है। बिल्कुल लोकल लेवल पर, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो चीजें होती हैं उनको ग्रास रूट कहा जाता है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी क्या होती है। किसी देश में ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, या एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। जैसे हमने पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्टोरल सिस्टम वाला, उसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेसी कैसे एक्सरसाइज करी जाती है, डेमोक्रेसी के लिए कैसे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में देखा है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जमीनी स्तर पर भारत में जो डेमोक्रेसी पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और वो भी कैसा, वो भी लोकल लेवल पर, वो भी जमीनी स्तर पर। तो जमीनी स्तर की जब हम बात करते हैं, लोकल लेवल की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं गांव की, शहरों की। तो गांव में और शहरों में जो डेमोक्रेसी पाई जाती है उसको हम कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसमें पढ़ना है लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल मतलब होता है स्थानीय, यानी कि जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर है, आपके आसपास जो डेमोक्रेसी है उसको कहते हैं लोकल डेमोक्रेसी, स्थानीय डेमोक्रेसी। और सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है अपना शासन। सेल्फ गवर्नमेंट यानी अपना शासन, अपनी सरकार, उसको कहा जाता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक 11। इसमें हमें पढ़ना है इन 2-3 चीजों के बारे में कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है और लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस क्या होती है और गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नेंस क्या है, तो गवर्नेंस एक प्रोसेस है। गवर्नेंस क्या है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने की प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ, सोसाइटी की लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड। किससे, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स, जो अलग अलग रूल्स हमने बनाए हैं वो रूल्स सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे डिसीजन कैसे हैं, हमें कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से डिसीजन नहीं लेने हैं, ये सारी चीजें करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है गवर्नेंस। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इज कॉल्ड गवर्नेंस। हिंदी में इसको कहते हैं हम शासन। कि जैसे मान लीजिए कि किसी राजा का शासन कैसा है, किसी राजा का शासन बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब उसने सारे डिसीजन अच्छे लिए हैं, उसने रूल्स को सही से फॉलो करवाया है, तो इसका मतलब उसका गवर्नेंस अच्छा है। हम जैसे भारत में अभी कहते हैं कि भाई इस सरकार का शासन बहुत अच्छा है या उस सरकार का शासन बहुत अच्छा है, उनकी गवर्नेंस अच्छी है। ठीक है, जैसे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को जन्मदिन आता है किसका, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनका
गवर्नेंस काफी अच्छा था। इसकी वजह से हर बार 25 दिसंबर को, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो गवर्नेंस मतलब होता है शासन। अब ये जो शासन जो लोग करते हैं, ये गवर्नेंस जो लोग करते हैं, वही होती है गवर्नमेंट। यानी सरकार क्या है? जो शासन करती है वो सरकार है। तो सरकार मतलब द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम, यानी कुछ लोगों का ग्रुप या एक सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स, जो रूल बनाता है, एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड, और ये इंश्योर करता है कि फॉलो हो रहे हैं, वो कहलाता है आपका गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, और सरकार मतलब जो लोग रूल बनाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो होती है सरकार। ठीक है, तो गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट क्या है, अभी तो हमने ये समझा। अब चलते हैं आगे, और क्या क्या चीजें हैं। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स एट द लीस्ट। हर एक सरकार कम से कम 2 लेवल पे काम करती है। जैसे क्या क्या लेवल होते हैं वो? एक होता है लोकल लेवल और एक होता है नेशनल लेवल। हर एक सरकार कम से कम 2 लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। लेकिन हमारे देश में 3 लेवल हैं। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शंस एट 3 लेवल्स और टीयर्स, उसको हम टीयर भी कहते हैं। और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो पहला है लोकल, यानी बिल्कुल गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर। फिर थोड़ा उससे बड़ा हो जाओ, उससे ऊपर जाओ तो आएगा आपका स्टेट या रीजनल, एक ही बात है, स्टेट या रीजनल। और सबसे ऊपर होता है नेशनल, नेशनल गवर्नमेंट, या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं, चाहे आप उसको यूनियन गवर्नमेंट कहो, चाहे आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहो, चाहे आप उसको नेशनल गवर्नमेंट कहो, तो वो आपका नेशनल लेवल है। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको कम से कम 2 पार्ट में तो डिवाइड करते ही हैं किसी भी देश की गवर्नमेंट को, कि एक तो लोकल लेवल होगा और दूसरा नेशनल लेवल होगा। लेकिन हमारे देश में और बहुत सारे देशों में 3 स्तर पाए जाते हैं, एक लोकल, फिर स्टेट और फिर यूनियन यानी कि सेंटर। ठीक है, देखें आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोटो, यानी हमारे देश में जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उसका मोटो क्या है? यह मोटो मतलब होता है एक वाक्य, यानी एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट। तो हमारे देश की जो सरकार है उसका मोटो क्या है, उसका एक स्टेटमेंट क्या है? तो उसका स्टेटमेंट है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। अब इसका मतलब क्या होता है सत्यमेव जयते का? तो इसका मतलब होता है विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रम्फ, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब कि सत्य की हमेशा विजय होती है। जो इंसान सत्य बोलता है, जो इंसान सच्चा है, वो हमेशा लाइफ में सफलता पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो सरकार का मोटो है वो है सत्यमेव जयते। जो हमारा एम्बलम है अशोक चिन्ह, उसके नीचे भी आपको देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिल जाएगा। हमने लिया कहां से है? तो ये भी आप याद कर सकते हो। ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद, यहां से हमने इसको लिया है, यानी एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद, यहां से हमने वाक्य लिया है सत्यमेव जयते। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट्स मोटो, जो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है वो क्या है? वो है यतो धर्मस्ततो जयः। अब ये संस्कृत में है, वैसे तो लिखा रोमन में है लेकिन संस्कृत में है, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। यतो धर्मस्ततो जयः, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो क्या है? यतो धर्मस्ततो जयः। इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज धर्मा, इसका मतलब है कि वेयर देयर इज धर्मा, कि जहां भी धर्म होगा देयर इज विक्ट्री, वहां विजय होगी। जहां भी धर्म होगा वहां विजय होगी। तो यहां धर्म का मतलब यह नहीं है कि हम किसी रिलीजन की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो वाले धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म मतलब होती है सही चीज, राइटियसनेस। राइटियसनेस को कहा जाता है धर्म। जो चीज सही है वो धर्म है। टीचर के लिए पढ़ाना उसका धर्म है, बच्चे के लिए पढ़ना उसका धर्म है। ठीक है, ऐसे ही सोल्जर्स के लिए जो वहां वो कार्य करते हैं बॉर्डर पे, वो उनका धर्म है। पॉलिटिशियन के लिए अच्छा गवर्नेंस देना उसका धर्म है।
तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति के लिए जो कार्य उसके लिए बना है, जो कार्य उसके लिए सही है, वो करना उसका धर्म है। तो जहां पे धर्म होगा, जहां पे राइटियसनेस होगा, वहां पे हमेशा विजय होगी। ये वाक्य किसका है? तो ये मोटो है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको दोनों मोटो याद करने हैं कि हमारी सरकार का मोटो क्या है और सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, फिर उनका मतलब क्या है वो भी आपको याद करना है। कि हमारी सरकार का मोटो है सत्यमेव जयते और सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि बुक में इनके बारे में एक पूरा कॉलम दिया हुआ है, तो उसमें से जो हमारे लिए एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम जो है वो है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन ए हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। ठीक है, रामेश्वरम कहां है? तो तमिलनाडु में। और कब हुआ? तो 1931 में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में हुआ। ही वॉज निकनेम्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो मिसाइल प्रोग्राम है वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ही सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। कब से कब तक? तो 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं इनके बारे में। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम, जहां पे पावर जो है, सत्ता जो है वो लोगों के हाथों में होती है, उसको कहा जाता है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक मतलब ग्रीस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? तो एक शब्द है डिमोस, इसका मतलब होता है पीपल, यानी डिमोस, डिमोस का मतलब पीपल। और दूसरा वर्ड है क्रेटोस, जिसका मतलब होता है रूल और पावर, रूल या फिर पावर। तो डेमोक्रेसी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक डिमोस, डिमोस का मतलब होता है पीपल, और दूसरा क्रेटोस, क्रेटोस मतलब होता है रूल या फिर पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, तो डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, यानी रूल ऑफ द पीपल। क्रेटोस, डेमोस, डेमोस मतलब पीपल, क्रेटोस मतलब रूल, तो रूल ऑफ द पीपल। तो इसलिए डेमोक्रेसी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? वो है रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, आगे चले। द टर्म ग्रासरूट डेमोक्रेसी, अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया था ग्रासरूट डेमोक्रेसी क्या होती है, तो यहां पे उसी को समझाया है आपके सामने कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी क्या है। तो द टर्म ग्रासरूट डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इनेबल्स एंड एनकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ग्रासरूट डेमोक्रेसी आपको एक ऐसा सिस्टम देती है जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे गांव में जो है इलेक्शन होते हैं प्रधान के, तो उसमें एक सामान्य व्यक्ति जो है वो भी प्रधान का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, शहरों में जो है पार्षदों में वार्ड चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति जो है उसका चुनाव लड़ सकता है। तो ग्रासरूट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जहां पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। किसको मिलता है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य लोगों को, जो कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, ठीक है, या जिनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, तो उनको भी मौका मिलता है किसमें? ग्रास रूट डेमोक्रेसी में। अब कुछ डेटा है आपके सामने भारत का ग्रास रूट डेमोक्रेसी का। जैसे वी हैव अबाउट 600,000 विलेजेस। हमारे पास लगभग, अगर वैसे हम बात करें तो 1/10,000 10,000 लाख 6 लाख। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, 6 लाख विलेजेस हैं, 8,000 टाउन्स हैं, कस्बे हैं, एंड ओवर 4,000 सिटीज, और 4,000 से ज्यादा शहर हैं। हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, 8,000 से ज्यादा टाउन है, और 4,000 से ज्यादा शहर है। Our population has crossed 1.4 बिलियन। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरियाज, जिसमें से 2/3, 1.4 बिलियन में से 2/3 कहां रहती है? तो गांव में रहती है। 2/3 कहां रहती है? गांव में रहती है, लगभग 2/3।
ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, इसको याद आप कर लेना, ये आपके एग्जाम में काम आएगा, आपसे पूछ सकता है ये भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, उसमें दो चीजें हमको पढ़नी है, एक रूरल और एक अर्बन। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले हमने पॉलिटी पढ़ी है उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी है, पंचायती राज क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें नई इसमें ऐड कर दी गई हैं, तो हम उसके हिसाब से एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और एक दो चीजें आपको नई जानने को मिल जाएंगी। ठीक है, डबल फायदा है। तो रूरल एरिया में यानी गांव के एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं पंचायत, उसको कहा जाता है पंचायत। और अर्बन एरिया में यानी शहरी एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, उसको कहा जाता है म्युनिसिपैलिटी। तो एक एक करके हमको दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की। सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम की। तो पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, पंचायत ने गवर्नेंस को लोगों के नजदीक ले आया। लोगों के नजदीक गवर्नेंस को कौन लेकर के आया? पंचायत। कैसे? मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ताकि लोग आसानी से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो पंचायत की वजह से होता है। तो पंचायत ने क्या किया? गवर्नेंस को वो लोगों के पास तक ले आया। नॉर्मल लोग, गांव के लोग अब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल्स। अब पंचायती राज सिस्टम के भी 3 लेवल होते हैं। कैसे? फ्रॉम बॉटम टू अप की बात कर रहे हैं, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले होता है गांव का लेवल, गांव के लेवल पे एक पंचायत होती है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है एक, और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 लेवल पर पंचायती राज सिस्टम पाया जाता है। गांव का लेवल, ब्लॉक का लेवल, ब्लॉक मतलब होता है कि बहुत सारे गांवों को मिला करके एक ब्लॉक बनता है। तो गांव का लेवल, ब्लॉक का लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ 3 टियर सिस्टम। इसको हम 3 टियर सिस्टम कहते हैं। एक राज्य है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहां पे 3 टियर सिस्टम नहीं है, ऐसे यहां पे 4 टियर सिस्टम। तो इन्होंने एक बीच में लेवल और ऐड कर दिया। वेस्ट बंगाल में 4 टियर सिस्टम है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना कि नॉर्मली भारत में हर एक राज्य में लगभग 3 टियर सिस्टम ही पाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में 4 टियर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, टियर मतलब लेवल्स। किसके लेवल? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लेवल। ग्राम पंचायत क्या होती है? ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या है? देखो, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो, ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा, ग्राम सभा का मतलब होता है कि एक गांव में जितने भी वैलिड वोटर्स हैं, यानी जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, तो वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स, उन सारे लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसको कहते हैं ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा क्या होती है? गांव के सारे वोटर्स का जो ग्रुप है, सारे वोटर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है ग्राम सभा। अब इस ग्राम सभा में से ही चुने जाते हैं ग्राम पंचायत के लोग, यानी पंच। ये पंच कहां से चुने जाते हैं? इलेक्टेड फ्रॉम दी ग्राम सभा। ग्राम सभा में से ही जो लोगों को चुना जाता है उसको बोलते हैं पंच, यानी ग्राम पंचायत। उनको मिलाकर के बनती है ग्राम पंचायत। और उन्हीं ग्राम पंचायत में से एक व्यक्ति को बनाया जाता है प्रधान, मुखिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सरपंच, कई नाम होते हैं उसके, अलग अलग जगह अलग अलग नाम इस्तेमाल करते हैं। कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, इस तरीके से। अब ये जो लिखा है इसको पढ़ते हैं एक बार। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड, यानी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं कि इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। इसके मेंबर जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। विच इज ए ग्रुप, अब ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा विच इज ए ग्रुप ऑफ अडल्ट्स
फ्रॉम ए विलेज हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। तो ग्राम सभा जो एक ऐसा ग्रुप होता है किसी गांव का, एडल्ट्स का, जो वोटर्स के रूप में एनरोल हैं, यानी जो वोटर्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको कहते हैं ग्राम सभा। और उस ग्राम सभा के द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद ईच ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम पंचायत का एक हेड होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, जिसको कहा जाता है मुखिया, सरपंच या प्रधान। तो ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच, जिसको सरपंच कहा जाता है या फिर प्रधान कहा जाता है, या फिर प्रधान कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। अब इस सरपंच या प्रधान को हेल्प करने के लिए एक होता है सचिव। तो आपने जो एक वेब सीरीज शायद अगर आपने देखी हो, अमेज़न प्राइम पे है, पंचायत, जिसमें जीतू भैया हैं, तो उस पंचायत वेब सीरीज में आपने देखा होगा वो जो जीतू भैया का कैरेक्टर है वो किसका कैरेक्टर है? तो एक पंचायत सचिव का कैरेक्टर है। और पंचायत सचिव जो होता है वो एक सरकार का अधिकारी होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, जिसको बनाया इसलिए जाता है कि वो उस गांव के प्रधान की या सरपंच की हेल्प कर सके। ठीक है, क्योंकि गांव का प्रधान या सरपंच है, उसको इतना टेक्निकल चीजें नहीं पता होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि भाई कैसे गांव को एडमिनिस्टर करना है, कैसे प्रशासन करना है। तो उसको हेल्प करने के लिए सरकार के द्वारा जो एक ऑफिशियल बनाया जाता है, ऑफिशियल भेजा जाता है, उसको कहा जाता है पंचायत सेक्रेटरी, यानी ग्राम सचिव या पंचायत सचिव। ठीक है, कई जगह पे उसको वीडीओ भी कहते हैं, वीडीओ, कई जगह पे उसको वीडीओ भी कहा जाता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एक ही बात है, चाहे आप उसको पंचायत सेक्रेटरी कहो, चाहे आप उसको गांव सचिव कहो, ग्राम सचिव कहो, चाहे आप उसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहो, वो एक ही बात होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं उसके। ठीक है, हाँ। तो ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय पंचायत सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत को कौन असिस्ट करता है? तो एक पंचायत सेक्रेटरी उसको असिस्ट करता है। Who performs administrative functions, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, सच एज कॉलिंग मीटिंग्स, यानी मीटिंग बुलाना या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये सारे काम जो है कौन करता है? ये पंचायत सेक्रेटरी का काम होता है। ठीक है, मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। कई जगह पे ग्राम पंचायत को हेल्प करने के लिए एक और अधिकारी होता है, पटवारी। कई जगह इसको लेखपाल भी कहा जाता है, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसको लेखपाल कहते हैं, राजस्थान में इसको पटवारी कहा जाता है। तो एक ये पद होता है पटवारी। इसका काम ये होता है कि गांव में जो भी किसान हैं उनके लैंड रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना, किसकी जमीन कहां है, कितनी है, ये सारा डेटा संभाल के रखना, ये काम होता है पटवारी का। तो मोस्ट ग्राम पंचायत्स आर आल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हु मेंटेन्स द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड्स। क्या करता है? ये गांव के लोगों का लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। ये काम होता है किसका? पटवारी, यानी कि लेखपाल का, या इसका इंग्लिश में जो नाम होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर, क्लियर है? रेवेन्यू ऑफिसर। तो यहां दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं कि सरपंच कौन होते हैं, प्रधान कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं उनको सरपंच या प्रधान कहा जाता है। उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, और कई जगह पे पटवारी नाम की भी एक पोस्ट पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा डॉट हो गया इसका। तो अब यहां पे हम थोड़ा सा कुछ फेमस सरपंच हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, या अपने फील्ड में वो ऐसे पहले हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो उसमें भी आप देखोगे कि आप इनके बारे में, इनके फोटोज वगैरह दे रखे हैं, इमेजेस वगैरह दे रखे हैं, आप वहां भी पढ़ सकते हो इनके बारे में। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पलरी सरपंचेस, यानी जो बहुत फेमस सरपंच हैं भारत में, कुछ दो तीन एग्जाम्पल उनके दिए हैं। जैसे एक है ध्यानेश्वर कांबले। तो ये जो ध्यानेश्वर कांबले हैं, ध्यानेश्वर कांबले इज ए ट्रांसजेंडर पर्सन। ये कैसे हैं? ये ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर पर्सन हु वाज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तारंगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। तो 2017 में महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के तरंगफुल गांव में एक ट्रांसजेंडर सरपंच बनाए गए, जिनका नाम क्या है? ध्यानेश्वर कांबले। तो ये आपको याद करना है कि किस गांव के एक ट्रांसजेंडर सरपंच बने थे महाराष्ट्र के। तो वो कौन थे? ध्यानेश्वर कांबले। कब? 2017 में। कांबलेज मोटो इज लोक सेवा ग्राम सेवा। इनका जो मोटो है वो है लोक सेवा
ग्राम सेवा, कि लोगों की सेवा करना है, गांव की सेवा करना है। दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक, कि गांव की सेवा करना मतलब लोगों की सेवा करना, ये इनका मोटो है। तो एक तो आपको ये याद रखने हैं कि तरंगफुल गांव के जो ट्रांसजेंडर सरपंच है उनका नाम है ध्यानेश्वर कांबले। दूसरे कौन है? दूसरी है वंदना बहादुर मैदा। ये कौन है जी? वंदना बहादुर मैदा। तो वंदना बहादुर मैदा मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी, ये भील कम्युनिटी से आती हैं, तो ट्राइबल है, भील कम्युनिटी से आती हैं, फ्रॉम द विलेज ऑफ खान खांडवी इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव में एक भील कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली सरपंच हैं, जो कि बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ अर विलेज, जो अपने गांव की पहली फीमेल सरपंच बनी है, अपने गांव की पहली फीमेल सरपंच, और वो भी भील कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली, वो हैं मध्य प्रदेश के खान खांडवी जो गांव के सरपंच हैं, उनका नाम है वंदना बहादुर मैदा। ठीक है, अगले कौन है? नेक्स्ट है जिनका नाम है पोपटराव बागूजी पवार। ये कौन है? तो एक गांव है हिवारे बाजार, हिवारे बाजार अ विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहां पर है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड पुअर एग्रीकल्चरल यील्ड। इस गांव में, हिवारे बाजार गांव में बार बार सूखा आता था, यानी कि पानी की कमी हो जाती थी, अच्छी फसल नहीं होती थी। आफ्टर पोपटराव बागूजी पवार बिकम इट्स सरपंच, तो जब पोपटराव बागूजी पवार इसके सरपंच बने, इस गांव के सरपंच बने, कौन सा गांव है? हिवारे बाजार। ये गांव के नाम याद होने चाहिए आपको सबके, और इन सरपंच के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और जिसने अगर कुछ अलग किया है, उसके बारे में कुछ अलग फैक्ट है, कुछ अलग फैक्ट है, तो आपको वो याद भी रखना है। तो इनके सरपंच बनने के बाद ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेज मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इन्होंने जो अन्ना हजारे का मॉडल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, यानी इन्होंने पानी को बचाना शुरू किया, बारिश के पानी को बचाना शुरू किया, और जिससे इस गांव की जो ड्रॉट की समस्या थी वो खत्म हुई और ये अच्छी फसल उगाने लगे, जिसके लिए श्री पोपटराव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020, जिसके लिए श्री पोपटराव पवार जी को 2020 में पद्मश्री का अवार्ड मिला। तो ये तीन लोगों के बारे में आपको याद रखना है। एक है ध्यानेश्वर कांबले, जो कि ट्रांसजेंडर सरपंच हैं। दूसरे हैं वंदना बहादुर मैदा, जो कि एक भील कम्युनिटी से आने वाली अपने गांव की पहली फीमेल सरपंच हैं। और तीसरे हैं पोपटराव बागूजी पवार, जो कि हिवारे बाजार अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या को दूर करने वाले सरपंच हैं, जिनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सरपंच के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और इनिशिएटिव है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, यानी बच्चों के लिए एक पंचायत का इनिशिएटिव। तो ये किसने किया है, इसको देखते हैं। Steps are being taken in several states to encourage the participation of children in बाल सभाज and बाल पंचायत on a regular basis। बहुत सारे राज्यों में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, कि बच्चों में एक पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट बने, बच्चों के अंदर पॉलिटिक्स की समझ डेवलप हो, ठीक है, तो उसको डेवलप करने के लिए, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बाल सभाज और बाल पंचायत जैसी चीजें बनाई गई। बहुत सारे राज्यों में ऐसी बाल सभाज, बाल पंचायत जैसी चीजें बनाई गई। जैसे एग्जांपल के लिए, इन महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल अ फ्यू बाल पंचायत्स हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत हैं जो किसके लिए काम करती हैं? तो चाइल्ड लेबर के, बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है या चाइल्ड मैरिज जो कराई जाती है, उसके खिलाफ वो काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राज्यों में बाल सभाज या बाल पंचायत हैं, जिनमें से एक एग्जांपल आपको महाराष्ट्र का दिया है कि महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत ऐसी हैं जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम करती हैं। उसी तरीके से सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड्स, बहुत सारी ग्राम पंचायत को अवार्ड्स मिले हैं, किसके लिए? फॉर चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, बच्चों के हित में कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए। फॉर एग्जांपल सांखू राधू खांडू ग्राम पंचायत, तो ये ग्राम पंचायत है जिसका नाम है सांखू राधू खांडू ग्राम पंचायत। ठीक है, सांखू राधू खांडू ग्राम पंचायत कहां है? तो सिक्किम में है। हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है किसको? तो टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स, बच्चों के नीड्स और राइट्स को। इट इज फॉर दीज एफर्ट्स, इनके एफर्ट्स के लिए, दैट सांखू राधू खांडू हैज बीन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इसके लिए इस ग्राम पंचायत को अवार्ड मिला चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत का। यानी कि
सिक्किम में एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है सांखू राधु खांडू ग्राम पंचायत, जिसने बच्चों के हित में बहुत सारे काम किए। इसके लिए इस ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत का टाइटल मिला। ठीक है, तो ये कुछ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत के बारे में हमने पढ़ा कि ग्राम चाइल्ड बच्चों की बाल सभा हैं, बाल पंचायत हैं, उसके लिए काम करने वाले। महाराष्ट्र का एक एग्जांपल हमने देखा कि महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत हैं जो कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ग्राम पंचायत है सांगू राधु खांडू ग्राम पंचायत। और द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एक और है, एक बच्चों की पार्लियामेंट बनाई गई। ये किसने किया? तो द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एंड ऑफशूट ऑफ बंकर्स रॉयस बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव। ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये बंकर रॉय व्यक्ति का नाम है। एक बंकर रॉय नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने बेयरफुट कॉलेज नाम की एक फाउंडेशन बनाई, और इस बेयरफुट कॉलेज ने जो है चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव शुरू किया आज से कुछ दशकों पहले, यानी कुछ साल पहले। दशक मतलब होता है 10 साल। 1 decade is equal to 10 years। तो आज से कुछ डेकेड्स पहले बेयरफुट कॉलेज का एक इनिशिएटिव है चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, बच्चों की पार्लियामेंट। और ये बेयरफुट कॉलेज किसका है? ये है बंकर रॉय का। तो ये क्या करती है चिल्ड्रन पार्लियामेंट? तो ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है राजस्थान में, इन राजस्थान रूरल एरियाज, थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो उन बच्चों की एजुकेशन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को लेकर के ये संसद काम करती है, चिल्ड्रन पार्लियामेंट ये काम करती है। चिल्ड्रन एज 8 to 14 आर एंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेसेस, और 8 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस गवर्नेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए बात को कि बंकर रॉय का जो बेयरफुट कॉलेज नाम का एक फाउंडेशन है, उसने एक इनिशिएटिव लिया चिल्ड्रन पार्लियामेंट। क्यों? कि राजस्थान में जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको फेवर करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काम करने के लिए, उनके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए काम करने के लिए। और इस पार्लियामेंट में 8 से लेकर 14 साल तक के बच्चे काम करते हैं, मतलब इसको चलाते हैं, काम नहीं करते, इसको चलाते हैं। जिसकी वजह से द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, यानी जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट है, इसको वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड 2001 में मिला। यानी इस पार्लियामेंट को, चिल्ड्रन पार्लियामेंट को एक अवार्ड मिला, वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड। कब? 2001 में। याद रखना इसको कि जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट को वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड मिला है 2001 में, ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी बंकर रॉय के बेयरफुट कॉलेज ने, बंकर रॉय के बेयरफुट कॉलेज ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं पंचायत समिति एंड जिला परिषद। पंचायत समिति क्या होती है और जिला परिषद क्या होती है? तो अभी तक हमने देखा था किसके बारे में? बस केवल ग्राम पंचायत के बारे में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि पंचायत के 3 टियर होते हैं। कैसे कैसे? सबसे नीचे होता है गांव, उसके ऊपर होता है ब्लॉक, और सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत। ब्लॉक के लेवल पर होती है पंचायत समिति। तो ये जो पंचायत समिति है ये होती है ब्लॉक के लेवल पर, और जिला परिषद होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्राम पंचायत, वो होती है गांव के लेवल पर, उससे ऊपर ब्लॉक के लेवल पर होती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट में इसका जो सिस्टम है पंचायत समिति का अलग अलग होता है। बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। बट इसका रोल सेम है लगभग। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। यानी पंचायत समिति का काम होता है कि जो गांव से जो ग्राम पंचायत है उनके मुद्दों को सुनना, और वो मुद्दे कहां तक पहुंचाना? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर राज्य के लेवल पर, वहां तक उन मुद्दों को पहुंचाने का काम किसका है? पंचायत समिति का। यानी एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करते हैं, गांव के मुद्दों को जिले तक पहुंचाते हैं या फिर राज्य तक पहुंचाते हैं। यह काम होता है किसका? पंचायत समिति का। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seats for women। और ये पंचायत वगैरह के इलेक्शन में 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं पंचायत के इलेक्शन में महिलाओं के लिए।
तो कई बार आपने देखा होगा गांव वगैरह में कि इस बार जो प्रधानी का चुनाव है वो महिला सीट पर है, यानी वहां पे महिला सीट है, तो केवल महिला ही लड़ सकती है चुनाव। जिस वेब सीरीज की बात मैं अभी आपको कर रहा था पंचायत के बारे में, वो पंचायत भी जो वेब सीरीज है वो जिस गांव की है, फुलेरा गांव की, वो फुलेरा गांव भी महिला सीट पे है। तो वहां पे चुनाव कौन लड़ती है? तो महिलाएं लड़ती हैं वहां पे चुनाव। ठीक है, तो जहां पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं वो महिला सीट होती है। तो ऐसा 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व है सारे पंचायत के इलेक्शंस में। ठीक है, ये शायद लास्ट है। हाँ, लास्ट हम बात करते हैं, एक नोट है, यानी एक छोटी सी कोई एक फैक्ट है, एक लाइन है, किसके बारे में है देख लेते हैं। इन द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो किताब है किसकी किताब है? चाणक्य की किताब है। चाणक्य जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, हमारी अकेडमी का नाम भी इन्हीं के नाम पर है, चाणक्य। तो अब चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि द किंग शैल एस्टैब्लिश अ संग्रहण, एक राजा को एक संग्रहण बनाना चाहिए। संग्रहण क्या है बताया इसके बारे में। संग्रहण का मतलब है अ सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा छोटे लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एक हेडक्वार्टर बनाना चाहिए, एक मुख्यालय बनाना चाहिए, जिसको संग्रहण कहा जाता है। फॉर एवरी 10 विलेजेस, यानी 10 गांव का एक संग्रहण होगा। संग्रहण होगा फॉर एवरी 10 विलेजेस, यानी हर एक 10 गांव के लिए एक संग्रहण बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद और क्या? एक करवातिका। ये करवातिका क्या है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये कितने गांव के लिए? ये फॉर एवरी 100 विलेजेस, 100 गांव के लिए एक करवातिका होनी चाहिए। उसके बाद अद्रोणमुख, द्रोणमुख किसके लिए? फॉर एवरी 400 विलेजेस, 400 गांव के लिए। उसके बाद स्थानीय, स्थानीय यानी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स, स्टेट के लेवल पर, ये कितने गांव के लिए? 800 गांव के लिए, 800 गांव के लिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि चाणक्य ने आज से 2000 से भी अधिक साल पहले, 2000 से भी ज्यादा साल पहले, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ऐसा सिस्टम चाणक्य आज से 2000 साल पहले भी दे चुके हैं। आज से 2200-2300 साल पहले चाणक्य सिस्टम ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपको लोकल डेमोक्रेसी पर ध्यान देना चाहिए। आपको लोकल स्तर से लेकर के अपर लेवल तक, यानी राज्य से, गांव से लेकर के आपको देश के लेवल पर, सेंटर के लेवल तक आपके पास डेमोक्रेसी के लेवल होने चाहिए। तो ये जो 3 टियर सिस्टम आज हम पढ़ते हैं, ये जो लोकल डेमोक्रेसी आज हम पढ़ते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी आज हम पढ़ते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो कहां तक जाता है? वो हमारी हिस्ट्री तक जाता है, वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री तक जाता है। ठीक है, आज से 2200-2300 साल पहले तक। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे इतिहास में या हमारे देश में, ये चीज बहुत पुरानी है, जिसको हमने बाहर से भी सीखा। बाद में हमने इसको देखा कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स भी बहुत ध्यान देते हैं इस चीज पे, म्युनिसिपैलिटी वगैरह पे, तो हमने वहां से अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये चीज हमारी हिस्ट्री में बहुत पहले से है, आज से 2200-2300 साल पहले से है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जो हमने आज पढ़ा है, ये चाणक्य जो है ये हजारों साल पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अपनी किताब अर्थशास्त्र में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 11, जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा ग्रासरूट डेमोक्रेसी के बारे में, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही है, इस टॉपिक में इतना ही है। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पीछे की जो क्लासेस उनको आप रिवाइज कीजिए, अपना सिलेबस जो है उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।